उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं या फिर कहीं भी इस देवभूमि की बात होती है तो या फिर किसी भी पहाड़ी क्षेत्र की बात होती है जहाँ से नदियाँ निकल के समतल की तरफ जाती हैं, तो वह समतल उन नदियों को कहीं ना कहीं अपनी पवित्रता या अपनी एक माँ के रूप में उन्हें पूजता है। जैसे हम गंगा को पूजते हैं, छत्तीसगढ़ उधर इंद्रावती को पूजते हैं, ऐसे आगे गोदावरी को पूजते हैं। तो हर किसी उस समाज का एक कर्तव्य बनता है कि वो उन नदियों का गुणगान करे, बिल्कुल। उनको उनका पूजा पाठ करे, क्योंकि पूजा पाठ एक आध्यात्मिकता एक ऐसा विश्वास है जो मनुष्यता में बांधे रखती है। और ये एक तरह का आत्मा से और मनुष्य का एक जुड़ाव रहता है कि वो कंट्रोल में रहता है, बिखरता नहीं है। माँ गंगा और उसकी सहायक नदियों की अगर बात करें तो उत्तराखंड की भूमि का मायका जो मुखवा में जब ये हम बात कर रहे थे, उनका उत्तराखंड में मायका है। मीन्स पूरा उत्तराखंड, मुखवा ही नहीं, पूरा उत्तराखंड माँ गंगा का एक मायका है। वो जगह जगह से निकल के और अपनी पूरी यात्रा तय करती हैं। लेकिन जो उनकी वर्तमान समाज में स्थिति है, वर्तमान स्थिति है समतल में, वो एक वर्तमान स्त्री के भांति स्थिति है। बिल्कुल। जैसे कि स्त्री चाहे जितना आगे जाए, उनके प्रति सोच 80% समाज की कभी बदल नहीं सकती, मुझे अभी भी ऐसा लगता दूषित है। है। अभी भी दूषित है। अभी मैंने एक कंपटीशन किया था, कला का कंपटीशन कराया था प्राथमिक विद्यालय में, बेसिक में। गांव के गरीब बच्चे थे। फर्स्ट 5 सेलेक्ट करने थे, 4 लड़कियां हैं, 1 लड़का है। वहाँ भी मैंने यही बात कही थी कि लड़कियां हर जगह आगे हैं, पहले भी थी, उन्हें पहले जगह नहीं मिलती थी, आज जगह मिल रही है तो वो आगे दिखाई दे रही हैं। रहती तो वो पहले भी थी। 1857 की जब क्रांति शुरू हुई तो लखनऊ से रानी लक्ष्मीबाई से भी पहले बेगम हजरत महल ने, बिल्कुल। और उनकी जो टोली थी जिन्होंने मदद की थी बेगम हजरत जी की, आपको बताऊं, वो पूरी अंग्रेज़ों द्वारा एक वेश्यालय था, उन्होंने सपोर्ट किया था। उनका एक थी सपोर्ट में जिन्होंने अपना बलिदान किया था, वो भी एक वेश्या थी। वो एक ऐसा समाज था जिनने अपने देश के लिए न्यौछावर हो गई थी। तब पुरुषों में आई कि नहीं, हमको भी लड़ाना चाहिए। उसके बाद फिर रानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ देखिए आप, तो काफ़ी कुछ हुआ। आज भी स्थिति वही है, चाहे नदियों की हो चाहे स्त्रियों की हो। एक मायका जहाँ से माँ गंगा निकली हैं और इतना नमामि गंगे गवर्नमेंट को चलाना पड़ा सफाई अभियान। तो आप अगर इस क्षेत्र की हैं, आप जैसे होता नहीं कि किसी मायके वाले को पता लगता है उसकी लड़की को कोई पीड़ा पहुंचा रहा है, तो उसकी थिंकिंग जो होती है, उस हिसाब से आप क्या महसूस करते हैं, आप उत्तराखंड के लोग, यहाँ के उनके मायके के लोग? जहाँ तक माँ गंगा, हम तो गौरवान्वित महसूस करते हैं अपने को कि माँ गंगा के उस पावन भूमि के रहने वाले लोग हैं हम। मुझे लगता है कि इस चीज़ के लिए शायद जिम्मेदार स्त्री, पुरुष के बदले स्त्री भी जिम्मेदार है। समाज का हर वह वर्ग इसके लिए जिम्मेदार है। नदियों को दूषित करें, चाहे एक महिला को दूषित करें, चाहे वो उसको उसके लिए कुदृष्टि रखें, चाहे वो नदियों के लिए रखें, क्योंकि पुरुष प्रधान तो है समाज, हम मानते हैं। बिल्कुल। वो मानते हैं हम, है नहीं पुरुष प्रधान, बस वो लिख दिया है कहीं पर कि पुरुष प्रधान समाज है, महिला प्रधान नहीं है, जबकि महिला प्रधान समाज है। हमारी प्रकृति हमें सिखाती है, हमारी प्रकृति में जितनी भी धरोहर है, नदियाँ हमारा उसका सबसे बहुमूल्य उदाहरण है, हमको जीवन देती हैं जो। तो हम उसके लिए हम सभी जिम्मेदार हैं। अभी स्कूलों में हमारे साथ हमारे बच्चे रहते हैं, हम खुद अध्यापिका के रूप में अगर सिखाते हैं, हम स्कूल में बच्चों को क्या सिखाते हैं? स्वच्छता, कि कूड़ा अगर है, अभी आपने बोला था कचरा, तो उठा करके उसको डस्टबिन में डालना है, सब जगह साफ सफाई रखनी है। लेकिन तब हमको बहुत अच्छा लगता है कि हमारा स्कूल साफ सुथरा है, हमारे बच्चों ने सीख लिया, हम उसको शायद आगे भी एक बेस्ट स्कूल के रूप में अपने स्कूल को प्रेजेंट करते हैं। लेकिन तब हमारी आंखें शर्म से झुक जाती है जब वही स्कूल के बच्चे घर में आकर के या समाज में रह करके खाते हैं, बट कचरा चारों तरफ फैलाते हैं। ये बहुत बार मैंने देखा हुआ है, बहुत बार डांटती भी हूँ मैं। तो अब आप समझिए हमने कहाँ बदला समाज को।
हमने स्कूल में सिर्फ डंडे की चोट पे या डांट पे या स्ट्रिक्ट अनुशासन सिखाने के लिए हमने बच्चों को बोला कि कूड़ा, अभी कितने सारे बच्चे होंगे जो ये करते भी हैं और हमने देखा है सामने से, तो हमने किसी को बदला नहीं, तो बदलने की जरूरत स्वयं को होती है। बिल्कुल। नदियां आज दूषित हैं। और आपने कहा कि मैदानी क्षेत्र के बिल्कुल। लोग उसको दूषित कर रहे हैं, शायद इसमें यहाँ के लोग भी जिम्मेदार हैं, उसके मायके के लोग भी जिम्मेदार हैं, मैदान के लोग तो हैं ही, लेकिन वो दूषित करने से पहले ये भूल जाते हैं कि हम उसी गंगा में अपने पाप धुलने के लिए पहाड़ आते हैं, हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, वही है हमारी माँ गंगा जिसमें हम अपने पाप धुलते हैं, और उसी को हम दूषित कर रहे हैं। तो क्या क्या फायदा है आपके वो पाप धोने का जब आप उसी माँ को गंदा कर रहे हैं वहां पे बैठ के। बिल्कुल। तो और आपने नदियों की बात की जो उत्तराखंड से आती हैं, तो आपने नदियों को देखा होगा वो कभी भी शॉर्टकट रास्ते से नीचे वहां नहीं पहुंचेंगी, जब आप उसके कभी गंगा सागर में आपने सागर नहीं पहुंच गई, वो डायरेक्ट नहीं पहुंची, उसने अपना रास्ता खुद बनाया, और रास्ता भी कोई आसान नहीं है नदियों का। आपने देखा होगा बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ते हुए निकलती है, ऊंचे ऊंचे झरने बनते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से निकल के वो कहाँ सागर तक पहुंचती है। तो वो हम सीखते नहीं है, उस चीज को नहीं सीखते कि वो रास्ता खुद बना रही है, और इतने कठिनाई से निकल के वो कहाँ कहाँ लोगों को पवित्र करते हुए, लोगों की खेतों की सिंचाई करते हुए, लोगों की प्यास बुझाते हुए कहाँ कहाँ पहुंच रही है, वो हम भूल जाते हैं। हम अपने जीवन शैली में क्या कार्य करते हैं, शॉर्टकट, कि यार ये जल्दी से काम निपट जाए तो खत्म हो जाए। हम भूल जाते हैं उसके पीछे हम क्या क्या, हम करप्शन की बात करते हैं या जो भी होता है ना, वो सब शॉर्टकट के चक्कर में ही होता है। हम उस टाइम पे अपनी ये नेचुरल जो चीजें हैं उनसे सीखना भूल जाते हैं, अपनी प्रकृति से सीखना भूल जाते हैं। और अगर आप उसके मायके की बात कर रहे हैं गंगा की, तो जहाँ से वो निकली गौमुख से, वो आई गंगोत्री, उसके बाद जहाँ जहाँ भी लोग आज घूमने जाते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो बने हुए हैं, वो हरिद्वार हो या ऋषिकेश हो, आपने देखा होगा बड़े बड़े होटल्स हैं वहाँ पे, उसका कचरा कहाँ जा रहा है सारा, वो देखना हम भूल जाते हैं। उन लोगों को जमीन किसने दी? पहाड़ के लोगों ने। पहाड़ के लोगों ने। जिसका वहाँ घर होगा उसी की तो जमीन होगी ना गंगा किनारे। एक तरह से कहीं ना कहीं हर कोई जिम्मेदार है। कल्चर ये यहीं के लोगों ने, बिल्कुल। कुछ खास लोगों ने, हाँ। जिन्होंने ये चीज समझी नहीं, वैल्यू हाँ। नहीं समझी, जब हम किसी इनकम को, सोर्स हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल। हाँ, कुछ कह नहीं थी। हाँ, मैं ये कहती कि जब हम प्रकृति को समझना, हम बोलते हैं ना कि हम प्रकृति प्रेमी है। आजकल एक बड़ा वो होता है कि ये बोलते हैं कि वो लवर है, डॉग को अगर मैंने प्यार कर दिया, मैं डॉग को बहुत अच्छा मानती हूँ, तो ये जानवरों को प्यार करने वाला है, लेकिन वही जानवर को प्यार करने वाला गाय को, बैल को, भैंस को और जंगली जानवरों को या पशु पक्षियों को हानि पहुंचाता है। आपने घर पे जानवर का कुत्ता प्रेमी तो पाला हुआ नहीं, और आप चिकन भी खाते हैं, मटन भी खाते हैं, तो आप कैसे चूहे मारने का रेड किट रख दिया। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे आप ये जानवर से प्यार करने वाले कैसे हो सकते हैं कैसे हो आप? सकते हैं? वही है, स्त्री की तुलना नदी से करना सही है। स्त्री का वही बचपना, मैं आपको पहले भी बताया था कि बचपना जब बड़ा अल्हड़ जवानी में आई, धीरे धीरे यौवन से होते हुए अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए फिर वो एक बुढ़ापे में जाती है और बिल्कुल आराम से फिर वहां पर अपने मोक्ष के लिए प्रार्थना करती है। वही एक नदी की स्थिति भी है। नदी आई, सबको प्रेम से, सबको अन्न धन देते हुए आगे बढ़ी, अल्हड़ जवानी ऐसे बहती है। शायद आपने गंगा के दर्शन करे होंगे, अन्य नदियों के पहाड़ों में जो बहती है, जी जी। तो उसको बचाना हमारा ही फर्ज है और तो कोई नहीं कर वही सकता। स्त्री जब आपके परिवार में, आपके घर में होती है, तो आप सोचते हैं कि ये हमारे परिवार को आगे बढ़ाए। बिल्कुल। वही बेटी जब आपके घर में होती है तो आप सोचते हैं पढ़ लिख के आगे बढ़े, अफसर बने, मेरा नाम ऊंचा करे। लेकिन वही बेटी जब किसी और के परिवार में होती है या बाहर सड़क पे दिखती है, आप उसको गलत नजर से देखते हैं। या वही दूसरे परिवार की स्त्री जब आगे बढ़ के कुछ काम कर रही होती है, आप बोलते हैं अरे ये क्या कर रही है, इसको घर बैठना चाहिए, घर बैठ के चूल्हा बर्तन करे, परिवार पाले, बच्चे पैदा करे। ये सोच है। आप कब सुधारोगे? अपने परिवार के लिए, अपनी स्त्री के लिए, अपने बच्चे के लिए आपकी सोच ही है। आपने वही सोच सारी स्त्रियों के लिए रखनी है। उस दिन आप इस सोच को बदल सकते हैं शायद। तो शुरुआत हमने किसी और से नहीं करनी है, स्वयं से करनी दूसरे इंसान को। मैं ये नहीं सोचूंगी संदीप जी आप ऐसा सोचें, नहीं, मुझे वो खुद से करनी है। मैं खुद अच्छा सोचूं तो शायद धीरे धीरे समाज बदलेगा। बिल्कुल सही बात है। कहीं ना कहीं जैसे रहता है कि बेटी की शादी के लिए गए रिश्ता, और पूछते ही जाते ही पूछते हैं भाई अपनी मांग बता दो, हम 10 लाख कर पाएंगे। या लड़का अच्छा है और लड़की भी है, अपना अच्छा घर है, तो बोलते हैं ऐसा है, उसको मछिया को बोलते हैं कि ऐसा है ना, तुम पहले ही बोल देना 15 लाख कर दूंगा, मैं 20 लाख कर दूंगा, खरीद लो। मीन्स बेटी का रिश्ता ले जाने वाला ही
कहीं ना कहीं दूषित सोच लेके जा रहा है। बिल्कुल। और उस दूषित सोच में उस बेटे की माँ भी इन्वॉल्व रहती माँ है, भी involve उसकी रहती है। बहन भी इन्वॉल्व, वो भी एक सभी स्त्री है। मैंने बोला ना, सभी स्त्री ही स्त्री की दुश्मन है। उसके बाद सोचते हैं कि नहीं, हमारे घर एक लक्ष्मी आनी चाहिए, बिल्कुल। जो चारों पिलर जितने भी होंगे उनका सामंजस्य, उनका संतुलन बनाए। बना के अकेली रखे। कैसे यही करेगी? तो संस्कार है, बिल्कुल वही तो आप आगे पीढ़ी को वही तो सिखा रहे वही हो। सिखा रहे हैं। अपने बेटे को आपने वही सिखाया, अपनी बेटी को वही सिखाया, वो आगे क्या पास करेगा? बिल्कुल। यही तो पास करेगा। बिल्कुल। संगीत की मैम जब बात आती है, परिवार की बात आती है, जो मैं अगले बिंदु में रख रहा हूँ कि संगीत एक प्राचीन में लोग बोलते हैं कि पद्य की वैल्यू थी, पद्य में लोग बातें किया करते थे, बिल्कुल। गद्य तो बाद में आया है। मीन्स संगीत की लय थी, राग हुआ करते होंगे, जो आज के टाइम में दवा का रूप हो रहा है। और कोई चीज़ अगर दवा के रूप में आ रही है, मेडिसिन के रूप में आ रही है, इसकी मीन्स वो चीज़ कम हो गई है और उसकी वैल्यू हमको समझ में आ रही है। मीन्स संगीत कहीं ना कहीं अब एक अपने बहुत ही व्यवसाय की तरफ बढ़ गया, व्यवसाय की सीमित तरफ, भी हो गया। और उसका बहुत सीमित हो गया है। या फिर कहें कि संगीत इतना शार्प हो गया है सीमित हो जाने की वजह से, कि वो कहीं ना कहीं शार्पनेस की वजह से अपनी शुद्धता, अपने लिए जगह खुद बना रहा है। तो लोग उसको समझ रहे हैं, अब उस चीज़ को समझ रहे हैं। अब जब बात यदि संगीत की आती है तो संगीत के दौर बदल रहे हैं। सीधे सीधे बात करें तो आपका और मैथिली जी का, मिथिला की लोक संस्कृतियों की तरफ लौट जाने या लौट आने का जो प्रयास है, एक तो संदेश देते हैं कि अपनी फिर से वही संस्कृतियों की तरफ आइए, पुरानी नहीं लेकिन जो अभी जीवित हैं उनको निरंतर रखिए। लौट आने का जो प्रयास है या संदेश दे रहे हैं, हम अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, एक ऐसा भी है कहीं ना कहीं। अगर इसकी ज़रूरत पड़ी, अगर आप जैसे लोगों को, आप जैसे संगीतज्ञों को ज़रूरत है पड़ी कि नहीं, हम समाज को ये बात बतानी चाहिए, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं समाज से ख़त्म हो रही है, तभी ना ये चीज़ें आई सामने। एक तो कि हम अपनी संस्कृति से भटक रहे हैं, इसलिए ऐसी ज़रूरत पड़ी। दूसरी, यदि यह आपका प्रयास है तो कितनी प्रतिशतता है कि आप आंकते हैं कि लोग आपके इस लौट आने से, या आप जहाँ शो करते होंगे लोक संगीत का, जैसे मैथिली जी करती हैं, लाखों लोग आते हैं, उसमें कितनी प्रतिशतता रहती है कि आप जो संदेश देती हैं उसको लोग समझेंगे, या यूं ही लोग आते हैं शो में और तालियां बजाकर चले जाते हैं? क्या इस आपके इस प्रयास से, एक मतलब ऐसा सवाल है मेरे एक दिमाग में उठा था कि पूछेंगे, आपका प्रयास है, आप कर रहे हैं, आपने समाज को देखा है मंच से, सामने से, आपने बहुत से आकलन किए होंगे, आपको क्या महसूस होता है कि वो क्या, कितने कुछ प्रतिशत हैं जो वापस आ जाएंगे? बिल्कुल, संभावना, कभी कहते ना संभावना संभावित रहेगी, ये मेरे पति महोदय का लिखा हुआ कुछ लाइन है। जी। संभावना संभावित रहेगी, नहीं, संभावना संभावित लगेगी, फूलों के वृंद भी कटक लगेंगे। जब हमको लगता है ना कि यहाँ पर कुछ डाउट है, बस उस डाउट में जब हमको एक किरण दिखाई देती ना, कुछ पॉजिटिविटी की किरण, होप लगता है कि हाँ होगा। हम दोनों का इस क्षेत्र में कार्य करने का एक यही भी था, आपने बोला ना कि संस्कृति या तो धीरे धीरे खत्म हो रही है, एक और कारण है इसका, जब उसमें मिलावट हो रही है, जब हम किसी शुद्ध रूप को ना मिश्रित करके अपने व्यवसाय के लिए, या आजकल चकाचौंध में आगे बढ़ने के लिए, नाम कमाने के लिए, शोहरत कमाने के लिए, उसको शुद्धता को खत्म करके उसको बहुत सारी चीज़ों से मिश्रित कर दे रहे हैं, उसको अशुद्ध कर रहे हैं जब हम, तो हमें लगा कि एक तो खत्म भी हो रही है ये हमने, और दूसरा कारण हमको लगा कि अशुद्ध हो रही है। मैं अगर मेरा कहीं पंजाब से अगर मैं गाती हूँ, या मैं तमिल गाती हूँ, या मैं कहीं महाराष्ट्र का गाती हूँ, या मैं असम का गाती हूँ, तो मेरी पहचान होनी चाहिए कि मैंने गाया, और मुझे लोग दूर पूरे भारतवर्ष में बैठे लोग पहचाने कि असम की गा रही है या जम्मू की गा रही है। लेकिन अगर मैं उत्तराखंड का सॉन्ग गा रही हूँ, या फिर अपने हिमाचल का सॉन्ग गा रही हूँ, अगर उसमें मैंने अपनी बोली भाषा के शब्दों को थोड़ा कम लिया है, अदर लैंग्वेज को भी उसमें ऐड कर दिया है, मिश्रित कर दिया है,
तो मेरा तो नहीं रहा, वो कहीं ना कहीं अशुद्ध हो गया। जैसे कि हमने बोला था ना, नदियों को अशुद्ध किया जा रहा है, वैसे संस्कृति भी अशुद्ध हो रही है। एक तो समाप्त हो रही है, लोगों का ध्यान खत्म हो रहा है, क्योंकि लोगों को आज चाहिए नया, और हर दिन परिवर्तन चाहिए। पहले परिवर्तन बहुत लंबे लंबे समय बाद चेंज आता था, अब लोगों को हर दिन परिवर्तन चाहिए। तो हमारा कार्य करने का भी मेन मकसद वही था, और रिजल्ट बहुत अच्छा, मतलब मैं बोल सकती हूँ कि लोगों ने शायद हमारे गीतों को सुना, और अब हम दोनों खुद ही अनुभव भी करते हैं कि उस लाइन पे जो हम बोलते हैं ना कि शुद्धता की ओर चाहिए, संस्कृति को बचाइए, बस सही बचाइए, ये नहीं कि। और हमारा समाज संदीप जी ऐसा है कि आप जो परोसोगे वो उसको अपना लेता है, अडॉप्ट करेगा। बिल्कुल। बिल्कुल, आप कुछ भी दो आप अगर राजमा चावल की जगह आज उनको फास्ट फूड में कुछ खाने को, तो वो खाएगा, भले उसके पेट में दर्द होगा, वो फिर भी खाएगा। खाएगा, वो कुछ दिन तक खाएगा, फिर भले बोलेगा अरे मेरे पेट में ऐसा होने लगा है, वो खाएगा, उसको आदत पड़ेगी। लेकिन एट द एंड होगा क्या? अगर आप अशुद्ध ऐसी चीजें, बाहर की चीजें खाते, तो होता क्या है? आपके शरीर में परिवर्तन आना शुरू हो जाता है, मोटापा होगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके पेट में इन्फेक्शन होना शुरू हो जाएगा। ऐसा ही होता है ना। वही चीज हमारे समाज के साथ है। आप समाज को जो परोसोगे वो उसको ग्रहण करेगा, और धीरे 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 क्या होता है, वो जो शुद्ध चीज आपने बोला वो दूर हटती जाती है, और अशुद्धता समाज में बढ़ती रहती है। यही होता है। तो हमने उसी के लिए अपना प्रयास करा, और वो प्रयास कहीं ना कहीं सफल हो रहा है, भले वो थोड़ा कुछ कम प्रतिशत हो रहा है। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ पे जिस चीज के लिए हम काम कर रहे थे वो चीज हो रही है अभी भी, लेकिन एक वर्ग जो उसको मैं अगर लेमन लैंग्वेज में अगर आपको बोलूं तो बात करते थे, अगर कोई गीत आ रहा है तो डीजे सॉन्ग। क्या होता है डीजे सॉन्ग? क्योंकि हमने संगीत को सिर्फ नाच गाने तक सीमित कर दिया है। बिल्कुल। गीत सिर्फ नाचने के लिए नहीं होते, गीत होते तो हैं लोगों ने उसको समझने वहीं के लिए। सीमित कर बिल्कुल। दिया था। हमने उसको जो अपना प्रयास करा, नहीं, वो सिर्फ नाचने गाने के लिए नहीं होता है। संगीत जो आपके मन को, अपने दिमाग को शांत करे, आपको अंदर से खुशी दे। खुशी मतलब नाचना गाना नहीं होता है। वो जो थे ना डीजे सॉन्ग वाले, वो मुड़ के आए इस तरफ, लेकिन थोड़ी सी अशुद्धता उसमें कर रहे हो। जैसे उत्तराखंड का गीत गा रहे हैं, लेकिन उसमें म्यूजिक आपने असम से ले लिया, आपने धुन ले ली किसी और राज्य की ले ली, तो उत्तराखंड का कैसे रह गया वो? और आपने लिख दिया मैं पारंपरिक गीत गा रहा हूँ या गा रही हूँ, लेकिन उसके शब्द आपने लिखे, वो आपकी परंपरा से जुड़े हुए कैसे हो गए? बिल्कुल। पारंपरिक का मतलब क्या होता है? जो आपकी परंपराओं से, पीढ़ियों से आपके चले आ रहे हैं, जो आपके बुजुर्गों ने जिनको लिखा था, जो आपने सुने थे कभी किसी कस्बे में, किसी गांव में, कहीं पे लोग गा रहे थे, हमारे दादाजी गाय लेके गए चराने और वहां बैठ के गा रहे हैं, वो चीजें जो थी उसमें आप मिलावट करके परोस रहे हैं, तो वो अशुद्ध है। तो कहीं ना कहीं चीज वापस आने के चक्कर में उसमें अशुद्धता भी लेके आ रहे हैं। और कुछ लोग मैथिली की, जैसे आपने बात करी, तो आपने कभी नहीं सुना होगा, अगर वो कुछ रोमांचित करने वाले गीत भी गा रही होगी, उसमें भी आपने वो डीजे सॉन्ग वाली बात नहीं सुनी जैसे होगी। मैथिली आती है भोजपुर से, वो हमारे वहाँ बिहार से, मिथिला से, आप वहीं का आपने देख देखा होगा आज पूरे भारतवर्ष में भोजपुरी संगीत को कितना अच्छा, कितना मधुर संगीत था वो, उसको कितना वल्गर, अशुद्ध कर दिया। मतलब उसको हम अगर सुनने तो बहुत दूर की बात है, अगर आप उसको देखने, वैसे भी संगीत देखने के लिए नहीं है, दृश्य का नहीं है, श्रव्य का है कि अब सुनो आप उसको, तो आप उसे सुन भी नहीं सकते। मतलब हमने सिर्फ अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए उसमें ऐसे शब्द मिला दिए, ऐसी ऐसी चीजें ऐड कर दी, तो वो ही धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे राज्य हैं, बहुत सारी लोक संगीत है हमारे यहाँ पर, जिन्होंने अभी बचाया हुआ है उसको। भले उसको, हमको पता है कि हमें आगे अभी तो ये नहीं कि हम 21वीं शताब्दी में ही रहेंगे, आगे बढ़ेंगे तो हमें उस नई पीढ़ी के हिसाब से भी आगे बढ़ना है। लेकिन आपने बोला ना कि पद्य के रूप में हम पहले जाने जाते थे, हमारा सामवेद जब आता था, वेदास मंत्रास जब आते थे, तो वो गद्य नहीं था, वो एक मंत्रास थे। यही हमारी लोक संगीत भी है। हमारा लोक संगीत में पुरानी कितनी रचनाएं, कुछ रचनाएं ऐसी होंगी जिनके लेखक मिलते हैं, कुछ ऐसे जिनका कोई लेखक नहीं है, वही हमारी परंपरा थी। क्योंकि मैंने आपसे बात करी, गा के बोली, आपने गा के समझाई, आपने चौपाल लगाई, आपने गांव घरों में मेले लगाए, उत्सव लगाए, तो सारी बातें तो गा के होती थी, बोल के होती थी। तो यही हमारा है, और हमारा प्रयास, मुझे लगता है हम कार्य कर रहे हैं, वही है ना, शॉर्टकट और लॉन्ग कट। नदी की तरह गौमुख से चलेंगे, गंगा सागर में जाते जाते जब हम जाएंगे यहाँ से, तो एक सुकून रहेगा मन में कि हमने जो कार्य किया उसमें बहुत से लोग जुड़े और जुड़ रहे हैं, समझ रहे हैं, उन गीतों की मिठास को अपने मन मस्तिष्क में लाके जब वो खुश होते हैं ना, तो हमें लगता है कि हमारा प्रयास सच में रंग ला रहा है। और एज ए साइंस स्टूडेंट मैं ये कहना चाहूंगी उन लोगों को जो अशुद्धता के साथ चीज़ों को परोस रहे हैं, वो भले
कोई भी कला हो, कुछ भी हो, संगीत हो या कुछ भी हो, उनको मैं ये कहना चाहूंगी कि जब अशुद्ध खाने की वजह से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ता है ना, तो एट द एंड आप किस सिचुएशन में पहुंचते हो? बिल्कुल। आपके हार्ट में परेशानी आनी शुरू हो जाएगी, आपको एंजियोप्लास्टी की तरफ जाना पड़ेगा, आपको सर्जरी की तरफ जाना पड़ेगा, और आप एक दिन ऐसा आएगा कि आप उस खाने की तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे जो अशुद्ध चीजें आप खा रहे हैं। तो उस कंडीशन में पहुंचने से बेटर है कि आप वहीं रुक जाएं, जिस वजह से आपका वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा, वहीं पे रुक जाएं और शुद्धता की तरफ जाएं। ये शायद एक लेमन लैंग्वेज में मैं उन लोगों को समझाना चाहूंगी। बिल्कुल। ये मैं जब प्रतिलिपि पे लिखता हूँ अपने वहाँ, तो जैसे 2 घंटे में पूरी एक स्टोरी डालता हूँ, शॉर्ट स्टोरी, मतलब पूरा लिखना, रिचेक करना, फिर उसको पोस्ट करना, फेसबुक पे शेयर करना, फिर 200-250 लोगों को भेजना। इस प्रोसेस में 2 घंटे लगते हैं। इस 2 घंटे में हम अपने कान में अगर कभी लगाते हैं तो चौरसिया जी की वो बांसुरी या फिर उनका तबला, जब मैं वो सुन रहा था तो मैंने स्टार्टिंग में से ही फेस किया कि उनके जो शो होते थे इंडिया में होने ही बंद हो गए, विदेशों में हो रहे हैं, महंगे शो हो रहे हैं या सस्ते हो रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। इंडिया ने भारत की जो वाद्य यंत्रों की जो वो नकार दिया, यहाँ सिर्फ डीजे आ गया, यहाँ पाश्चात्य सभ्यता चली आई, और यहाँ की चीजें कहाँ चली गई? बाहर। वो लोग उसकी वैल्यू को समझ रहे हैं, वो अपने कार्य में सफल हो गए, मीन्स उनका कार्य वो हमेशा से क्या हमसे आगे रहे। हाँ। जबकि हम पहले आगे थे, हम ऐसा समझते हैं, और थे हम आगे, लेकिन फिर उन्होंने हमारे ऊपर कब्जा किया, फिर हम उनके पीछे पीछे चलते रहे। फिर हमने यही कहेंगे कि वो अपने कार्य में सफल हो गए। वो भारत आए, उन्होंने जो यहाँ की सभ्यताएं नष्ट की, यहाँ से वेद लेके गए, पूरे ग्रंथ उठा के लेके गए, सारी विश्वविद्यालय जला दिए। वो क्या था? इसीलिए था कि यहाँ की सभ्यता को खत्म करना, और यहाँ की सभ्यता ही एक सोने की चिड़िया थी, हम खुद ही खत्म कर रहे हैं। बिल्कुल खुद खत्म कर वही था ना पलायन, एक तो आर्थिक, एक स्वेच्छा। ये भी भारत का पलायन जो बाहर हुआ ना, बिल्कुल हमने उनको बोला आओ, मैं कमजोर हूँ, घर की मुर्गी दाल बराबर कहते हैं, कहावत है, वो परिवार से ही शुरू होता है। परिवार कहते हैं किसी भी उसकी पहली इकाई परिवार ही है हमारा। परिवार में एक होनहार बच्चा या कोई भी पैदा हो गया, हम क्या बोलते हैं, मुखिया जो घर का, अभी भी है एक कहावत कि बड़े सही डिसीजन लेते हैं, बच्चा सही डिसीजन नहीं लेता। हम उसकी प्रतिभा को वही नकार के खत्म कर देते हैं। जब परिवार से ही ये गलत एक सोच शुरू होती है ना, तो धीरे धीरे वो सोच शुरू होती है पूरी देश के लिए। हमारा देश समृद्धशाली था, संस्कृति इतनी विराट थी हमारी, वेद थे, ग्रंथ थे, बच्चे वो गाते थे, बोलते थे, हम संगीत में शुद्धता थी, जो भी गाते थे मन से मन को जोड़ता था। मनस राग बोलते ना, रागाज तो बहुत दूर की बात है, मन का राग जब निकलता है तो हमने उस चीज की कोई वैल्यू ही नहीं दी। वो बातें वहीं आती है संस्कार पे, वैल्यू पे, स्वेच्छा से। हमने क्या किया, वो जो चमकीली चीज थी ना, अपने हीरो को तो हमने खोखला बना दिया, बट वो चमक रही थी जो चीज बहुत जोर से, उसको हम धीरे धीरे खींचते चले गए, उस पर खींचते चले गए। और उन लोगों को हमारी वैल्यू पता थी, उन्होंने वो धीरे धीरे यहाँ से चोरना शुरू करा। जब हम किसी भी चीज को नकार देते हैं ना, कि बोलते हैं नहीं ये ऐसे ही है, तो वो धीरे धीरे ऐसे ही खत्म होता है। विरासत भी खत्म हो रही है, हमारी परंपराएं भी धीरे धीरे। अभी आप उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यहीं पे देख लीजिए, फुटबॉल फीफा वर्ल्ड कप सभी ने देखा होगा, और इस बार तो शायद इंडियंस ने कुछ ज्यादा ही देख लिया उसको। उसमें हमारे फुटबॉलर, हमारे कैप्टन जो है हमारे इंडिया की टीम के, सुनील छेत्री जी, वो आगे आए। उन्हें क्या जरूरत पड़ी ये कहने की कि आप लोग हमें भी देखो? कितनी मतलब दुख वाली ये बात है कि आप अपने घर के बच्चों से पूछ लीजिएगा, मैं भी पूछती हूँ, नहीं पता होता है उनको कि कौन है हमारे कैप्टन। उन्हें नहीं पता सुनील छेत्री कौन है, बट उनको पता है रोनाल्डो कौन है, मेसी कौन है। ये कितनी गलत बात है कि आप अपने देश को नहीं जानते हो। एक तो गलत, उनको कितना पीड़ा होता है। हाँ, बट हम प्रमोट, पता आज लेकिन ये चीज कहाँ से आई, क्यों हो रही है ऐसी चीजें? अब जब समय है ना प्रमोशन का, अभी हम कुछ भी चीज अगर लाते हैं, कुछ भी चीज हो लाइफ की हमारी, तो प्रमोशन सबसे पहले हो। लेकिन हम प्रमोशन ही गलत चीज का करते हैं। हम वो जो सही कह रहे हैं चौरसिया जी बाहर, क्योंकि यहाँ के लोगों, एक तो मुझे लगता है कि यहाँ के लोग की ना सुनने की, देखने की जब क्षमता लोगों की खत्म हो जाती है ना, वो एक दिखावे की जिंदगी जब जीने लग जाते हैं, तो उनको सारी चीजें अशुद्ध ही पसंद आती है। मुझे लगता है ये समाज की गलती है। बोला था ना निर्जानी अभी, जो परोसेंगे वो एक्सेप्ट करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अशुद्ध की इतनी परत चढ़ा दी ना उसके ऊपर। अब वो शुद्ध जो नीचे खजाने में छुपा हुआ है कहीं ना कहीं, उसको खोदना बहुत जरूरी है। मेहनत लगेगी, खुदेगा जरूर, लेकिन फिर से लोग अपनी जड़ों की तरफ जब तक नहीं जुड़ेंगे ना, तब तक मुझे लगता नहीं कि कोई भी पेड़ खड़ा रह पाएगा, या कोई भी संस्कृति, कोई भी मनुष्य खड़ा रह पाएगा। बिल्कुल।
वहीं से कमजोरियां आती हैं। और बिल्कुल। एक बिंदु आया जब मैम के बारे में पता लगा था कि मैम डॉक्टर हैं, कि दो बहनों की एक सस्ती आवाज़ है, एक नाम है उप्रेती सिस्टर्स। एक मतलब आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि जैसे होता ना कि जो ये पीछे लगाते हैं उप्रेती ना, ये किसी का नाम रहा होगा, हो सकता है। अक्सर होता है, हर किसी का नहीं होता है, लेकिन कोई बहुत अच्छे काम करता है तो उसका नाम लगाते हैं। तो आने वाले समय में संगीत से जुड़ी हुई चीज़ों का, या जब एक राग बनेगा या कोई पहचान बनेगी तो उसमें आप लोगों का नाम लिया जाएगा। ये तो आने वाले हमारी टाइम में ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि किसी उसमें, किसी किताब में, किसी स्मारक में कहीं संगीत के उसका नाम आए तो हमारा नाम आए। हमारा ये काम है कि जो हम कार्य कर रहे हैं ना, उस कार्य को बस लोग उस कार्य को समझें, और जो हम करना चाह रहे हैं उसकी वजह से जो वो, मुझे लग रहा है कि समाज में जो भी हम करना चाह रहे हैं उसकी वजह से लोग सुधर जाए उन चीज़ों को समझ के। हमारा नाम चाहे कहीं आए या ना आए, संग्रह के रूप में कोई भी चीज़ अगर कोई समाज अपने पास संभाल के रखता है, उसकी मुझे लगता है आज के टाइम में लोगों ने संग्रह को एक सिर्फ एक पुस्तकालय टाइप का ऐसा वही कुछ संग्रह लाइब्रेरी हम नहीं समझ बनना लिया। चाहते। हम नहीं चाहते स्मारक। पुस्तक- लेकिन जो समझता हाँ, है बिल्कुल। जो वो किताब संग्रह को लाइब्रेरी समझता में है। पड़ी रहे और सालों दर साल कोई वहीं पढ़ेगा। रहे, उस बेचारी पे धूल जमती रहे, वो नहीं बनना वो है। उस प्रयास का लेकिन रिजल्ट अच्छा है। वहाँ देखिए लाइब्रेरी में अगर कोई एक दो बंदा जाता है, वो एक दो भी अगर जाता है ना, उस लाइब्रेरी से कुछ चीज़ें ऐसी निकाल के लाता है कि कई बार ऐसा होता है कि संडे को पूरी लाइब्रेरी भर जाती है। ये उस लाइब्रेरी की शुद्धता ही तो उसकी पहचान ही तो शुद्धता है। बिल्कुल। तो वो लाइब्रेरी कभी गलत नहीं होगी। समाज समझे ना समझे उसके ऊपर है। वही है ना, पापा हमको कहते हैं ना, पढ़ा तो पढ़ा गुणा नहीं। हम यही चाहते हैं कि पढ़ने से नहीं, उनको मनन करने से, गुणन अपने मन के अंदर लाने से, आत्मसात करने से। बिल्कुल। यही हमारा संगीत का भी है। उस संस्कृति को जो इतनी शुद्ध रूप से फैली हुई है ना, वो प्राकृतिक रूप से हो, किसी रूप से हो, उसको मनन कर लो। बस हमारा प्रयास वहीं पर ही हमको लगेगा हाँ सफल हो गया। कोई हमको स्मारक कहीं हमारा उप्रेती नहीं, सिस्टर्स भी नाम सवाल कहीं ना मेरा लिया जाए। वो नहीं था। हाँ। बिंदु ये है, दो बहनों की सस्ती आवाज़ जो हर संस्कृति को अपनी ओर खींचती है। जैसे हर किसी राज्य ने अपने अपने वहाँ के गायकों ने, संगीतज्ञों ने जब अपनी लोक संगीत की जब बात की, तो उनसे जुड़ी हुई दूसरे राज्य की सीमा के लोगों ने भी सोचा कि हम भी ऐसा कुछ करें। तो इसको सोच के लोग जब आपकी तरफ खिंचे, इसको निरंतर बनाए रखने के लिए आपने बहुत सारी मुश्किलें आई। आपकी एक अपनी एक व्यक्तिगत जीवन है, आप एक चिकित्सा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों एक लाइफ अलग है। आपका जब आप सीख रहे थे इंस्टीट्यूट, जैसे आप बता रहे थे दिल्ली में थी, या आपने अभी पहले वहाँ शिफ्ट हुए अब यहाँ आए, जो अभी हम पहले बात कर चुके हैं कि दोनों व्यक्तिगत और पेशेवर लाइफ, और जो आप अभी वर्क कर रहे हैं, एक सामाजिक वर्क जो कर रहे हैं संगीत से जुड़े हुए, इन तीनों चीज़ों को जोड़ने में, हालांकि आपने चिकित्सा पढ़ी, ऐसा तो है नहीं कि अब हम संगीत में आ गए तो वो चीज़ छूट जाएगी, एक किनारा हो जाएगी। आप उसमें भी 100% देते हैं। इधर भी आप हर तीसरे दिन कहीं ना कहीं जुड़ी हुई किसी लोक संगीत को उठाकर एक नया गीत लेकर सामने आ जाते हैं और अपना व्यक्तिगत जीवन जी रहे हैं। इसमें चीज में इसके साथ साथ आपके कुछ और अपने व्यक्तिगत जीवन है जिसको आप भविष्य को लेकर सोचते हैं। उसके लिए आप कैसे तैयारी करते हैं? देखिए संदीप जी, सबसे पहली बात तो है, संगीत जो होता है सबसे बड़ा, आपको पता होगा, दवा का काम करता है। और एक जो उसी को जो ट्रीटमेंट दे रहा है, डॉक्टर हो या कोई भी जो ट्रीटमेंट दे रहा है, वही अगर उस संगीत से जुड़ा हुआ हो तो वो किसी पेशेंट के लिए कितना फायदेमंद होगा, आप वो सोचिए। अगर मैंने अपने चिकित्सा से जुड़े हुए लोगों को देखा है, डॉक्टर्स हो, नर्सिंग स्टाफ हो या कोई भी, किसी भी फील्ड में हो, लोग काम करते करते इतने स्ट्रेस में चले जाते हैं कि वो अपने परिवार को बेचारा पीछे रह जाता है, परिवार पीछे रह जाता है, खुद को पीछे छोड़ देते हैं। एक अगर आप जैसे किसी डॉक्टर की बात करें
तो इमरजेंसी होने पे उसको रात को उठ के भी जाना पड़ेगा वहाँ पे। वो ये नहीं देखता उस टाइम पे कि मेरा बच्चा सोया है कि नहीं, या मेरी बीवी ने खाना खाया है कि नहीं। तो चिकित्सा से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो भी स्ट्रेस में जाते हैं बहुत ज़्यादा। लेकिन मेरे लिए फ़ायदेमंद ये रहता है कि संगीत मुझे उस लेवल पे नहीं जाने देता है। संगीत कभी भी मुझे उस स्ट्रेस लेवल से को पार नहीं करने देता है। तो वो मेरे लिए तो फ़ायदेमंद है ही है, और मेरे साथ साथ अगर मैं स्ट्रेस फ्री रहूँगी तो वो मेरे पेशेंट के लिए भी बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो मेरे लिए वो बहुत फ़ायदेमंद रहता है। नहीं, इसके लिए जैसे हम फ्यूचर प्लान करते हैं, फ्यूचर किसी के हाथ में नहीं है, बिल्कुल कभी भी चेंज हो सकता है। जी बिल्कुल। क्योंकि इसमें मैं future आपको होना भी चाहिए। हाँ, इसमें मैं एक बात कहना चाहूँगी। लाइफ में क्या होता है ना कि आप एक रास्ता खुद बनाते हो। मैंने साइंस के उसमें अपना जो करियर आगे चलाने की सोची, तो वो मैंने खुद चुना कि मुझे साइंस लेनी है। उसके बाद मैंने अपना फिजियोथेरेपी का किया, उसके बाद मैंने मास्टर्स किया। तो मैंने खुद चुना कि मुझे ये करना है। लेकिन जो ऊपर वाले ने आपके लिए लिखा होता है ना, जिसके साथ उसने आपको नीचे भेजा होता है, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। जो पाथवे उसने आपके लिए बना के रखा होता है, मैं उसको मानती हूँ, आप भी शायद मानते होंगे। जो उसको मानता है उसके बिना हम कुछ नहीं है। वो जो भी शक्ति है, आपको जिस धर्म के हिसाब से आप उसको जो भी माने, वो है। उसने आपके लिए एक अलग पाथवे बना के रखा हुआ है। तो उस चीज़ को मैंने अपने लिए चिकित्सा का क्षेत्र चुना, लेकिन ऊपर वाले ने शायद मेरे लिए ये संगीत का चुना होता, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं वहाँ से जंप करके इस वाले रास्ते पे भी चलना शुरू कर दूंगी। और मेरे लिए अब ये कोई कठिन नहीं हो रहा है कि मैं दोनों में चल रही हूँ, मैं दोनों का तालमेल कर रही हूँ। वो मुझ पे निर्भर करता है कि मैं उस तालमेल को कैसे बैठा के चलती हूँ आगे। एक सवाल मेरे दिमाग में वो आया, वो मैं अब पूछ रहा हूँ। हाँ। हालांकि मैं सोच रहा था कि शायद मुझे ना पूछना पड़ेगा, लेकिन अब मैं खुल के इसलिए पूछ रहा हूँ कि मेरे साथ साथ ना बहुत से लोगों का सवाल है ये। मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि एक टाइम आएगा, आप शादी होगी और एक परिवार होगा। हाँ। हो सकता है कैसी सोच रहेगी सामने वाले की, आपका एक कर्तव्य रहेगा, जिम्मेदारी रहेगी कि उनकी सोच को भी सम्मान दें। बिल्कुल। आपको लोग जानते हैं उपरती सिस्टर्स के नाम से, आपको देखना भी चाहते हैं, दोनों लोगों को एक साथ देखना चाहते हैं। बिल्कुल। ये सवाल मेरा एक पत्रकार टाइप का हो गया कि लोग आके इस तरह का सवाल करते हैं। मेरे भी दिमाग में आ गया, मैं पूछ लेता हूँ कि अलग हटके हो गया, आज जो बात करने आया था उससे अलग हटके हो गया कि आप उसके बाद ये निरंतरता, ये कंटिन्यूटी कैसे रखेंगे? बिल्कुल। इसमें मैं सबसे पहला एग्जाम्पल अपनी दीदी का दूंगी। मैं तो शादीशुदा नहीं हूँ, वो मैरिड है, लेकिन वो उसने इसमें अभी भी निरंतरता बना के रखी हुई है। उसके बाद आप कह रहे हैं कि मेरी शादी के बाद, वैसे मेरा विचार अभी नहीं है, लेकिन अगर मेरा विचार होता है तो मैं शायद, मेरे को परिवार ने या मेरे घर वालों ने मुझे ये वो दे रखी कि मैं स्वेच्छा से चुन सकूं कि मैं किससे शादी कर सकूं, तो मैं कभी भी किसी गलत व्यक्ति को नहीं चुनूंगी। उस व्यक्ति को चुनूंगी जो मुझे सम्मान देता है, मेरी कला को, मेरे कार्य को सम्मान देता है, जो मुझे समझता है। और वो भी शायद ऐसी ही लड़की ढूंढेगा कि जो उसे समझता हो, उसके कार्य को समझता हो। तो एक पार्टनर के बीच में अगर वो सामंजस्य अगर बिल्कुल है, अंडरस्टैंडिंग अगर दो लोगों के बीच में है, दो पार्टनर्स के बीच में, तो परिवार को समझाना बहुत आसान हो जाता है। बहुत आसान हो जाता है, बिल्कुल। तो ये ट्रिक मैं अपनाऊंगी। ये एक सवाल, अभी जब आपने ये बात बोल रही थी तो मुझे ध्यान आ गया। मैं एक बार जया किशोरी जी का ऐसे भी पहुंच गया था मेरे जैसा, उनसे भी ऐसी बात कर रहा था, तो उनसे भी पूछा। देखिए, लड़का है, उसको सामंजस्य बिठाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि वो जैसा स्टार्ट किया वो लास्ट तक जाएगा, वैसे ही चलेगा। क्योंकि उसको ऐसा लगता है, ये समाज का भी एक बना हुआ है कि उसको सामंजस्य बिठाने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब संदीप जी मैं यहाँ बोलूंगी, लड़के को सामंजस्य बैठाना बोला, मुझे लगता है कहीं न कहीं पता है क्या होता है, जब लड़का सामंजस्य नहीं बैठाता ना, तब नौबत आती है। जैसे आपने बोला था ना, बाबा बर्फा नहीं किया वो माँ को छोड़ होते। वहाँ क्या हुआ, किसी दूसरे घर की लड़की आई, उस लड़की की, मैं इस मामले में अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ कि मेरे माता पिता ने, मैं भी साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, तो मैंने संगीत सीखा, साइंस के बाद बीएससी के बाद संगीत सीखा। मेरे पापा रात को बार बार एक बजे तक मेरे साथ मंच पे सामने बैठे रहते थे कि लड़की अकेली है, मेरे साथ आना जाना, अंधेरे में रहना, सारा कुछ। मतलब उन्होंने कभी नहीं बोला कि लड़की है घर से बाहर जाए कैसे जाएगी। एक उनके अंदर विश्वास था कि गई है, जो भी करेगी अच्छा करेगी। और जब मैं ससुराल में आई,
ससुराल में सबसे पहले लड़की के लिए मुझे लगता है सबसे पहला जो होता है ना इंसान जो उसको समझता है वो उसका होता है जीवन साथी। बिल्कुल। अगर जीवन साथी ने उसको समझ लिया ना तो सास ससुर ननद भाभी देवर को समझने की कोई जरूरत कोई नहीं जरूरत है। नहीं है। तो आपका जीवन साथी जब ये कहते हैं ना आपकी पुरुष को भी समझने की बहुत जरूरत है। बहुत जब वो हम उसको मान सम्मान देते हैं, नीरजा ने वही बोला ना, जो मुझे मान सम्मान देगा। मान सम्मान सिर्फ ये नहीं है कि मैं उसको महंगी महंगी गाड़ियां खरीद के दे दूं या उसको महंगे महंगे गिफ्ट दे दूं। उसकी आत्मा की आवाज को जब वो सुनता है कि वो क्या चाहती है बट कर क्या रही है, क्या क्या रहे हैं। उसका सपना क्या है, लेकिन वो किसके सपनों को पूरा कर रही है, जब वो ये समझने लग जाता है ना तो परिवार कभी भी नहीं बिखरता। ये जो माता पिता को वृद्धाश्रम में छोड़ने वाली बात आती है ना, कभी नहीं आती बिल्कुल। नहीं, मैंने ये इसलिए बोला था कि हमने ये सवाल आपसे किया, उस बंदे ने जय किशोरी जी से किया, कैलाश खेर से कोई नहीं करता है, या किसी उस पुरुष से नहीं करता है जो पुरुष संगीतज्ञ है कि तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम कैसे चालू रखोगे आगे निरंतर। जब समाज की ऐसी मनोदशा कि हम उनसे नहीं पूछते हैं, स्त्री से पूछते हैं, अगर वो किसी कला में है, वो किसी विधा में है, कि आपकी जब शादी हो जाएगी फिर आप ऐसा ये कंटिन्यूटी कैसे रखोगे, है ना। ये कहीं ना कहीं है ना, ये सेपरेशन है ना इसमें मैं समाज में। आपको एक अध्यात्म से जुड़ा हुआ कुछ बोलना चाहूंगी। आपको भी पता है कि सारी सृष्टि की कर्ता धर्ता कौन है? हमारी माँ है। हमारी माँ है जिसने त्रिदेव को भी रचा, जिन्होंने त्रिदेव को बनाया। तो वो जो माँ है ना, वो त्रिदेव को भी हैंडल कर रही है, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हैंडल कर रही है। लेकिन ब्रह्मा विष्णु महेश को काम बांट दिए उन्होंने कि तू ये कर, तू ये कर, तू संहार कर, तू पालन कर दिया कर। है। लेकिन जो माँ है वो तो सबको देख रही है, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी किसकी आती है? उस माँ की। इसीलिए शायद स्त्री से सवाल किया जाता है। ये बहुत अच्छा लगा। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए शायद यही वजह रही होगी। नहीं बिल्कुल। ये जो तर्क है ना, ये मुझे लगता है इस तर्क के बाद कोई सवाल नहीं बचता है, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ से एक समझने का सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि नहीं, हाँ ऐसा हो। और इसमें मैं उन लड़कियों को भी कहना चाहूंगी जो आज ये बोलती हैं ना कि हमें पुरुष से कंधा मिला के चलना है, एक वुमनाइजर और ये वाला एक हैशटैग बहुत चला रहे हैं आजकल कि नहीं लड़कियां कम नहीं है, हम जो है लड़कों से आगे आएंगे या कंधे से कंधा। अरे वो मूर्ख लड़कियां हैं, वो बेवकूफ हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो पुरुष से बहुत ऊपर है। आप कहाँ नीचे आ रही हो? अगर आप कंधे से कंधा मिलाना चाह रही हो तो आप अपने लेवल से नीचे आ रही हो। आप कि वो माँ जो है ना वो सबसे बड़ी है, तो आप खुद के लेवल को नीचे आ रहे हो। तो उस चीज को समझना, आज की जो जनरेशन है ना उसको ही समझना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आ रहा है कि आप तो एक बहुत ही सुप्रसिद्ध गायिकाओं में हैं आज, क्योंकि चाहे लोक संगीत से जुड़ी हुई चीज़ें रही हों या फिर आपको किसी भी दूसरे संगीत में सुना जाए जो वर्तमान के संगीत हैं, बॉलीवुड का हो गया या कोई भी संगीत, तो उसमें भी आप बिल्कुल अलग तरह से आते हैं सामने सभी पूरे समाज के, कि लोग आपको बहुत अच्छी तरह से सुनेंगे। तो जो शो होते हैं बाहर, जैसे वो आता है जो वहाँ से निकलते हैं, इंडियन आइडल से निकलते हैं और शो करते हैं, आपके लिए भी बहुत आसान है, लोग आपको बुलाएंगे और आते भी होंगे आप पर। क्या आपका मन नहीं करता है कि ठीक है, लोक संगीत का तो है ही है एक तरफ से, उसको भी दरकिनार करके हम इधर का भी स्टार्ट करते हैं? क्योंकि ये मुझे लगता है हर एक व्यक्ति जिसके पास एक क्षमता है, प्लेस है, मंच है, वो चाहता है कि हम एक नई विधा को लेके आए, एक नए संगीतकार को लेके आए जो नया उभरता है। आप अगर हैं समाज में प्रेजेंट तो आपके पास भी ऑफर आते होंगे, तो क्या इस तरह का मन नहीं करता कि नहीं हम भी चलते हैं? देखो, मैंने अभी कहा था ना, आकर्षण हर किसी के मन के अंदर होता है। बिल्कुल। वो दिग्भ्रमित हर किसी को करता है। हम सुनते किसकी हैं? अपनी सुनते हैं या जो समाज हमको खींच रहा है अपनी तरफ, हम उनकी सुनते हैं। अगर समाज हमसे बोल रहा है ना तुम ये करो, तुम वो करो, अगर हम उन्हीं के हिसाब से काम करेंगे तो फिर हम नहीं रहेंगे, हम तो फिर उन्हीं के हिसाब से चल रहे हैं ना। और जहाँ पर लोक संगीत और बॉलीवुड संगीत, फिल्मी संगीत, अलग चकाचौंध वाला म्यूजिक आता है, तो जहाँ तक मैं बोलती हूँ, हम कहते हैं ना जड़ों की बात, हम हमेशा अपने रूट को लेके चलते हैं। तो मुझे लगता है संगीत का एक रूट ही लोक संगीत है। लोक से ही हमारा फिल्म जगत आया है, कहीं भी आया है। हम कहीं भी एक बार हमारा बहुत अच्छा एक इंसिडेंट है इसका, हम नोएडा फिल्म सिटी में हमारा प्रोग्राम था, दोनों का सिंगिंग में हम दोनों ही थे, उप्रेती सिस्टर्स, और उसमें कवि लोग भी थे, बहुत माने जाने कवि थे।
तो उन्होंने बोला था कवि वो कवि थे जो हमारे उत्तराखंड से बाहर के थे। अच्छा। और हमको ऐसा भी, हम एक कलाकार के लिए ऐसा भी मंच मिलता है जहाँ उसको लोक संगीत ही गाने, कहीं पर ऐसा मंच मिलता है उसको मिक्स करना है जहाँ, तो हम उसमें अपना फिल्मी भी गाते हैं, सूफी, बट वो म्यूजिक लाते हैं जिसमें हमेशा शुद्धता हो, वल्गर ना हो, जो लोगों को पसंद तो आए, लोग उससे प्यार तो करें, कनेक्ट तो, बट कहीं ना कहीं किसी की आंखें शर्मिंदा ना हो उसको सुन के, उसको देख के। तो हम लोगों ने सूफी गाने गाए, बहुत से अच्छे गीत गाए, गजल गाई हमने। जब हम अपने लोक की तरफ आए ना, लोकगीत गाया जब हमने, क्योंकि गजलें गाई तो सबको समझ आती है, फिल्म के गीत गाए हर किसी को समझ आते हैं, हिंदी गीत। जब हम लोक के गीत की तरफ आए, हमने शुरुआत करी, बताया हम कौन है क्या है, तो मुझे लगता है वो ऑडिटोरियम में जितने भी लोग बैठे थे ना, दर्शक, वो एक एक जना उससे कनेक्ट हो गया, खड़े होकर के वो अपने मन के अंदर से, जो कहते हैं ना मन से जो राग निकलता है उसको गुनगुनाने लगे, उसमें नृत्य के भाव विभोर करके। आप समझ सकते हैं लेखक क्या होगा, वो जो शब्दों को समझता है, और जहाँ शब्द समझ में आ जाते हैं ना, वहाँ भाव अपने आप ही बन जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। तो वो एक वही माहौल था। मैं हम दोनों बहनों की बात करूं तो आपने पतंग को कभी कोई बदलाव करते हुए देखा है? नहीं, उसको वो वहीं जाएगी जहाँ या तो हवा चल रही होगी, या तो जहाँ वो जो नीचे डोर पकड़ के उसकी बैठा है वो जहाँ उसको ले जाना चाहेगा उसी दिशा में जाती है। हम वो नहीं बनना चाहते कभी भी। आपने इंडियन आइडल से निकले वालों उनकी बात करी, वो क्या करते हैं, जैसा उनको उनके ऊपर से बोला जाता है कि ये गाना है या ऑडियंस ये चाहती है तो वही गाते हैं। हम इस उसमें नहीं बधे हुए, हम वो करना चाहते हैं जिससे हम चेंज लेके आना चाहते हैं। हम कभी ये नहीं बोलेंगे कि आपने हमें ये करने के लिए कहा है तो हम वो करेंगे। हम वो करते हैं जिससे जो काम हमारे हैं हम उसको पकड़ के चल रहे हैं, और उसकी डोर हमने किसी और के हाथ में नहीं दे रखी है कि आप हमें बताओ हम क्या करेंगे। नहीं, हम स्वेच्छा से अपना कार्य कर रहे हैं। जहाँ ले जाएगा हमें पता है कि वो जो करेगा, इतना ऊपर वाला जो करता है अच्छे के लिए करता है, और वो जो करेगा अच्छा ही करेगा। मतलब ये आकर्षण हमारा नहीं है कि हम बहुत बड़े सिंगर बन जाएं, हमें इधर बुलाया जाए उधर, तो वो शॉर्टकट वाला वो मामला हम रास्ता कभी नहीं, अशुद्धता वाला मामला हो जाएगा, और सारा निचोड़ वहीं पे। क्या फायदा फिर जो हम कार्य कर रहे हैं उसका। एक सवाल है टूटते परिवारों को लेकर। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे कि टूटते परिवारों को, जब हम लोग बैठे थे कि परिवार बिखर रहे हैं, या फिर पहले जो बड़े बड़े परिवार हुआ करते थे, अब परिवार आज भी शब्द है लेकिन रिश्तों की छांट हो गई है। पहले दादा से शुरू होते थे, चचेरे चाचा तक चलते थे, अब अपने ही चाचा साइड हो गए हैं। तो इतना जो कम हुआ है, और पहले इतने धर्म प्रचारक नहीं हुआ करते थे, धर्म गुरुओं की सत्संग नहीं चला करते थे, आज बहुत चलते हैं। क्या ऐसा लगता है कि संगीत की जो पुराने लोक संगीत हुआ करते थे, हर क्षेत्र का है, हर एक छोटी सोसाइटी का भी एक अलग संगीत है, उनके शब्द हो सकते हैं कॉपी हो, लेकिन उनके जो भाव उसमें शामिल होते थे वो अलग होते थे, अपने अनुसार होते थे। क्या ऐसा है कि उनके छट जाने से, उनको भूल जाने से, उन लोक गीतों को भूल जाने से परिवार के दूर दूर के जो रिश्ते थे, जो बहुत नज़दीक हुआ करते थे, कि अगर हम स्कूल जा रहे हैं तो ताऊ मतलब तहरे चाचा ने अगर डांट दिया तो भी लगता था नहीं अपने ने डांटा, तो क्या वो उन्हें भूल जाने से ये छटाव हुआ है, या फिर अगर हम उनको वापस लाएंगे तो फिर से परिवारों का इतना बड़ा हो जाना हो जाएगा? बहुत से कारण है परिवार को छोटा होने में भी। पहले हमने तो खुद देखा है, उतना बड़ा परिवार भी देखा है, अब हम छोटे छोटे परिवार भी देख रहे हैं। जब हमारी आवश्यकताएं ज़्यादा हो जाती ना, पहले क्या था, आवश्यकताएं कम थी लोगों की, घर में कहते थे कि कमाने वाला एक होता था, खाने वाले बहुत होते थे, बस उस घर में शांति रहती थी, सुखी थे वो घर वाले। जब धीरे धीरे हमारी आवश्यकताएं बढ़ती रहती है, और हम हर कोई सोचता है कि मैं अपने आप के लिए अच्छा करूं, और हम दूसरों को सुनना बंद जब कर देते हैं, दूसरों को समझना बंद कर देते हैं, हमारे अंदर जो मैं आ जाता है, अहम वाला जो मैं आ जाता है ना, मैं हूँ सब कुछ। क्योंकि आपने बोला चाचा के चचेरे चाचा, तेहरे चाचा तक को, इतने बड़े परिवार को हम अपना मानते थे। आज हम अपने चाचा को भी, आजकल की युवा पीढ़ी बोल देती कि मेरे अंकल जा रहे हैं। वो अंकल कौन है, क्योंकि अंकल तो कोई भी हो सकता है आज के समय में।
जब हम बोलते हैं कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मैं ही ये कर रहा हूँ, मैं ही वो कर रहा हूँ, मैंने अपने मुखिया की बात सुननी बंद कर दी, मुखिया ने भी परिवार मेरी बात नहीं सुन रहा है करके जीवन के मूल्यों को समझाना बंद कर दिया, हम क्या थे, हमारे संस्कार क्या हैं, तो परिवार शायद छोटा तब हो गया, आजीविका भी है उसमें, रोजगार के सिलसिले में पहले एक कमाता था, फौज में नौकरी करते थे, पूरे कुनबा एक साथ रहता था। अब धीरे धीरे लोग पढ़ लिख करके जब शिक्षा में बड़े हो गए ना, हम बड़े तो हो गए, वही हो गया, पढ़ा तो पढ़ा गुणा नहीं, हम पढ़ लिख गए, हमने बड़ी बड़ी डिग्री डिप्लोमा ले लिए, लेकिन उनको जीवन के मूल्यों पे नहीं हमने लागू किया। हमको लगा कि मैं पढ़ लिख गया तो मैं क्यों अपने दादा की बात सुनूं, मैं क्यों अपने ताया की बात सुनूं, मैं क्यों अपने पापा की बात सुनूं, मैं क्यों अपने भाई की बात सुनूं कि मैं खुद में कर्ज कर सकता हूँ। ये सवाल मैम मैंने इसलिए पूछा कि पहले की शादी का जैसे होता था कि 3-3 दिन तक चलती थी बिल्कुल। कार्यक्रम, 7 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, तो उसमें जो बीच में संगीत हुआ करता था, तो जैसे हमारे यहाँ एक संगीत की मैं बात बोलूं कि छई तेल होता है शादी के टाइम, तो उसमें क्या होता ना कि चाचा के ऊपर एक गीत होगा, एक ताऊ के ऊपर गीत होगा, एक गाली गलौज का गीत होगा, प्रेम की गाली गलौज, जो बड़ी या जो पूजनीय होती थी स्त्रियां, वो दूसरे पुरुषों को कुछ ना कुछ ऐसा बोलती थी जो गाली कहते हैं लोग, लोग नोक नोक वाला, आपस का उत्साह वाला, तो वो कहीं ना कहीं कम हुआ है, बिल्कुल आज नहीं होता है। तो आज जो संगीत से, उस संगीत से भाव बनते थे कि नहीं वो हमारी चाची ने या भाभी ने बोला है, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया, हो रहा है, हम तो भूल रहे इसका हैं कौन थे। संगीत के जो जिम्मेदार लोग थे या फिर उनके आसपास के जो लोग थे जो उनसे नहीं मिले, वो चीज भूल गए, या समय की व्यस्तता ने वो सारी चीजें छांट दी, उससे कहीं ना कहीं जो अपनत्व की एक मौका मिलता था उसका एक छटाव तो हुआ है ना। तो क्या अब अगर उन लोक गीतों को पुनर्जीवित किया जाए, उनका जीर्णोद्धार टाइप का किया जाए कि उन्हें फिर से जो क्षेत्रीय गायक हैं, संगीतज्ञ हैं, उनके पास एक जिम्मेदारी दी जाए कि नहीं आप उनको निकालिए, तो क्या ऐसा हो सकता है कि फिर से वो परिवारों की आत्मा को, भाव को जीवित किया जाए? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अगर हम चाहें तो हम कुछ भी कर सकते हैं। इसमें मैं कहूँगी कि तू बोल ले, अभी मैं भूल गई मैं क्या बोल रही थी। जहाँ तक लोकगीतों को पुनर्जीवित करने की बात है, लोकगीत, मैंने आपको बोला था ना कि लोकगीत शास्त्रीय संगीत से भी पहले लोक संगीत है, क्योंकि हमारे भारतवर्ष जो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग राज्यों में जो बटा हुआ है, हर राज्य की एक खूबसूरत अपना लोक संगीत है। आपको पता होगा भूपेन हजारिका जी और हमारे रविंद्र जैन जो अब है नहीं हमारे बीच में, दोनों उन लोगों ने, और हमारे SD बर्मन जी, RD बर्मन जी, इन लोगों ने, बहुत से उदाहरण है और हमारे राज्यों के, इन लोगों ने अपने लोक गीतों को उस फिल्म जगत तक पहुंचाया। फिल्म संगीत जो धुनें बनती थी पहले, लोक संगीत को सुन के बनती थी। आप कितने भी हमारे रामायण को जो पूरा रविंद्र जैन जी का कंपोज किया हुआ है, और भूपेन हजारिका जी ने दिल हूं हूं करे, ये उससे पहले हमारे आसाम का गीत रह चुका है। और RD बर्मन, SD बर्मन के आप गीत सुनो अगर, तो वो उससे पहले बंगाल के गीत रह चुके हैं। वो गीत वहाँ का लोक गीत था, लोग गुनगुनाते थे, वो फिल्म जगत वाले आकर्षित हुए, या यहाँ के हमारे जो मशहूर हमारे संगीतकार थे उस संगीत को वहाँ पर लेके गए। हम क्या थे, हमने उस अपने संगीत को ना धीरे धीरे भुला दिया। हुस्न पहाड़ों का अगर किसी ने गाया तो हम याद करते हैं रविंद्र जैन साहब को, पूरे पहाड़ की याद उसमें आती है। वो कहीं न कहीं धुन वो पहाड़ी है, वो चाहे दुर्गा है, चाहे जो भी रागाज है, जो भी स्वर उसमें लगते हैं, उन लोगों ने उसको गीतों के रूप में गुनगुनाया। हमने सोचा कि वो तो फिल्म जगत का गीत बन गया, बड़ी बड़ी अभिनेत्रियाँ बड़े बड़े प्रमोशन के रूप में उसको आगे ला रही हैं, तो हमने अपना भुला दिया। जहाँ से वो पैदा हुआ था हमने उसको छोड़ दिया। हमने देखा ऊपर इतनी प्रसिद्धि वहाँ मिल रही है, क्योंकि यहाँ आपकी प्रसिद्धि नहीं है। आपने बोला हम लोकगीतों को पुनर्जीवित कर सकते हैं, अवश्य कर सकते हैं, लेकिन वो पुनर्जीवित करने का बेड़ा कौन उठाएगा? वही ना जिसको उसका ज्ञान होगा। अब आजकल क्या है, आपने देखा होगा किसी भी राज्य में अगर आप लोक गायक या लोक गायकों को सर्च करोगे ना, आपको हजारों लोक गायिका या लोक गायक दिख जाएंगे। लोक का गायक असली कौन होता है? जो लोक को जानता है, जो सिर्फ लोक का अर्थ ही पता नहीं है। लोक का अर्थ ही है अपने लोक, जो मेरे आसपास का परिवेश है उसको जानना, समझना, उसको जान समझ करके फिर संगीत की रचना करना या गाना। अब हम क्या कर रहे हैं कि मैं बन गई लोक गायिका,
मेरे को अपने लोग का कुछ नहीं पता, मैं कभी जाना ही नहीं है कि क्या होता है, कैसे फसल उगती है, कैसे हल बैल लगते हैं और कैसे नदियाँ बहती हैं, पहाड़ कभी देखे नहीं है, लोगों को समझा नहीं है, देवर भाभी के रिश्तों की कोई पवित्रता हमको पता नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रसिद्धि पाने के लिए, एक व्यवसायीकरण के लिए, वो जो कमर्शलाइज हो गया है उसके चक्कर में हम क्या करते हैं, हर कोई लोक गायक बन गया है, हर कोई लोक गायिका बन गई है। पहले तो हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है कि असली ज्ञाता है कौन। जब हमको असली ज्ञाता पता हो जाएंगे ना, असली ज्ञाता बेचारा क्या होता है ना, उसके पास पैसा नहीं है, रुपया नहीं है, उसके पास कला है, ढोल बजाने की कला है, मृदंग बजाने की कला है, शहनाई बजाने की कला है। वो दूर किसी गांव में, बीहड़ गांव में अपने परिवार हल बैल चला के खेती करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा है। अगर मंच पे उस कलाकार को अगर सही मायने में लाया जाए, उसको उसके जरिए अपनी सभ्यता को, अपनी संस्कृति को संभाला जाए, तो शायद हमारी संस्कृति जो हम कह रहे हैं ना धीरे धीरे लोगों के बीच से, युवा पीढ़ी के बीच से खत्म हो रही है, उसका आकर वो तो खत्म नहीं है, वो तो एज इट इज है, वो तो सनातन है, वो खत्म नहीं है, हमने उसको पहचानना बंद कर दिया है। तो तभी शायद कुछ चांस है कि हमारी संस्कृति का झुकाव हो। नहीं तो आए दिन इतने जो बहुत सारे लोक गायिका हैं, लोक गायक बन गई है, जिसने मैं उत्तराखंड का गाना गा रही हूँ उसमें मिक्स कर दिया पंजाबी तोड़े, तो अब ये मुझे बहुत लगता है बारी ये लोग गायक तो जो हमारी लोक संस्कृति ना उसको ही खत्म कर देंगे। ये अब वही हो रहा देखिए, है, वही हो रहा सपोज मेरे घर में 8वीं या 5वीं पढ़ने वाला बच्चा है, मैंने एक गीत गाया, मैंने बोला बेड़ू पाको 12 मासा और नरड़ काफल पाको चैतम मेरी चैला सानू, तब सानू अगर मैं कुछ और शब्द उसमें जोड़ रही हूँ, या मैं बंगाल का शब्द, आसाम का शब्द, तमिल का शब्द उसमें जोड़ रही हूँ, मैंने अपनी भारत की संस्कृति तो वैसे ही खत्म कर दी। या हमने उस गीत के पीछे से म्यूजिक में ढोल बजा दिया, मतलब जो पंजाबी जो बजता है अब आप वो बजा समझिए, दिया। मैंने क्या अर्थ रह गया उस कोई अर्थ गाने नहीं। का? उत्तराखंड का गीत मैंने गाया पुराना, वो सिर्फ एक अट्रैक्शन के लिए डाल दिया, वो अपनी अट्रैक्शन चीज भी को- है और एक शोहरत, पैसा भी है। और आज के समय में आपको कुछ नहीं पता कि जो सबसे टॉप लेवल पे है ना, जो सम्मान मिल चुका है, जो पुरस्कृत हो रहा है, या जिसको लोग सुन रहे हैं, वो सच में क्या सही सम्मान के लायक है, सही पुरस्कार के लायक है, या सही मंच पे चढ़ने के लिए। मंच पे आज जरूरत नहीं है जो मंच पे बैठा है वो ही सबसे बड़ा कलाकार है। बिल्कुल। कला अभी भी वो लोग, मैं वही कह रही हूँ, बचेगी तभी जब हम सही चीज को आगे लाएंगे, सही लोगों को आगे लाएंगे, अब बच भी तभी सकती है। बिल्कुल सही बात है। लोक संगीत की बात हुई और संस्कृति की बात हुई। संगीत और संस्कृति, संस्कृति और संगीत दोनों का काम है समाज को जोड़ना, बिल्कुल। और समाज जुड़ा रहेगा तब तो समाज प्रकृति की वैल्यू समझेगा, बिल्कुल। प्रकृति से जीना सीखेगा। जैसे कि बोलते हैं कौवा अमर है। मैं जब रनिंग करता हूँ वहाँ सुबह, जैसे अभी जाऊँगा ड्यूटी, तो वहाँ सुबह हम जाते हैं रनिंग करने, तो हमारा ऐसा एक ग्राउंड है सर्किल, पूरा 1 किलोमीटर का है। 4-5 किलोमीटर जैसे ही कंप्लीट हो जाता है मैं रुकता हूँ और सामने से देखता हूँ कि सूर्य उग रहे हैं, लालिमा छा रही है, और हम जब तक एक्सरसाइज करते हैं तब तक काफ़ी ऊपर तक नहीं आ जाता। सूर्य जिधर से उग रहे हैं उधर से पक्षी अपना बसेरा छोड़ के जिधर सूर्य जाएंगे उस तरफ जाते हैं, बिल्कुल। और जिधर सूर्य छुपते हैं उधर से पक्षी शाम को वापस आते हैं, किस तरफ, जिधर से सूर्य उगेंगे। पक्षी कितना अच्छा संदेश देते हैं कि दिन और रात ये कोई अलग नहीं है, बिल्कुल। कि सूर्य को हम गए शाम तक उधर विदा किए, अब सूर्य इधर आएंगे, अब फिर से हम उनको साथ लेके आएंगे। सूर्य का, प्रकृति के पक्षियों का और हवाओं का इतना अच्छा संतुलन, मुझे लगता है पढ़े लिखे तो वो हैं, बिल्कुल, है ना। सही बात। तो प्रकृति से अगर हम जुड़े रहेंगे तो हम उनसे सीखेंगे कि ये प्रकृति हमें क्या समझा रही है। समाज भी वैसे ही जुड़ा रहेगा, समाज जुड़ा रहेगा तो वहाँ का संगीत, बिल्कुल। वहाँ ये आपस में जुड़ा रहेगा। तो मैं चाहूँगा कोई एक ऐसा गीत आपके कोई लोक गीत हो या जो आपको सबसे अच्छा लगता हो, समाज की जोड़ने की कोई बात कहता हो, समाज को एकजुट होने की बात कहता हो, वो सुनना चाहेंगे आज। संदीप जी, वैसे तो बहुत गीत हैं, लोक के गीत। मुझे लगता है कि लोकगीत तो बात ही लोक की करते हैं, समाज की बात करते हैं, सच्ची बात करते हैं, वो बात करते हैं जो वो लोग जीते हैं या जीते थे, उन बातों को हमारे सामने लाते हैं। बहुत से गीत हैं हमारे, पुराने गीत हैं, नए गीत हैं।
जो हम लिखते भी, हम कोशिश भी यही करते हैं जब दोनों लिखते हैं जिन गीतों को, चाहे हम हिंदी की रचना करें चाहे अपने फोक की, अपने लोकगीतों की रचना करें। वैसे तो लोकगीत है नहीं, हमारे स्वयं के स्वरचित गीत है, तो हम उनको कुमाऊनी गीत या गढ़वाली गीत या जौनसारी गीत उसी भाषा के गीत बोलेंगे, अवधी गीत। तो हम लिखते भी है ना, हम बातें भी उन्हीं की करते हैं कि वो कैसे रहते थे, कैसे जीते थे, हम क्या करते हैं, क्या खाते हैं,